कश्मीर की 25 बड़ी खबरों से। कुपवाड़ा में महसूस किए गए भूकंप के झटके, 3.5 मापी गई भूकंप की तीव्रता। आप विधायक महराज मलिक का बड़ा दावा, बिना हेलमेट बाइक राइड पर सफाई, कहा यात्रियों की मदद के लिए बाइक चलाई। जम्मू रेलवे स्टेशन पर आईडी ब्लास्ट की मिली धमकी, बीएसएफ ने बॉर्डर पर कबूतर पकड़ा, कबूतर के पैर में बंधा था धमकी भरा लेटर। उधमपुर के रामनगर में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर लगाया दहेज हत्या का आरोप, ससुराल के आंगन के बाहर बेटी का किया अंतिम संस्कार, दहेज में दिए सामान की बनाई चिता। सांबा के जतवाल में बड़ा हादसा, टायर फटने के बाद बेकाबू होकर पुल के नीचे गिरी बस, एक यात्री की मौत, 40 घायल। सांबा बस हादसे में घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, गंभीर रूप से घायल 8 लोगों का विजयपुर एम्स उन्हें रेफर कर दिया गया। सांबा बस दुर्घटनाग्रस्त पर सीएम उमर ने दुख जताया है, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है और हर संभव सहायता का आश्वासन उनकी तरफ से दिया। आज से श्रीनगर में डल झील पर खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आगाज, देश भर से 500 से ज्यादा खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। किश्तवाड़ के चसोती हादसे में मौत का आंकड़ा बढ़कर हुआ 67, 38 लोग अभी भी लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन में विलेज डिफेंस गार्ड्स को भी उतारा गया। जम्मू कश्मीर में बादल फिर बन सकते हैं मुसीबत, कल से 26 अगस्त तक कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना, मौसम विभाग की सतर्क रहने की अपील। काठुआ में बादल फटने के बाद भी हालात सामान्य नहीं, सड़क से मलबा हटाने का काम लगातार जारी। डिवीजन कमिश्नर और आईजीपी जम्मू समेत कई अधिकारी ट्रैक्टर पर सवार होकर पहुंचे, काठुआ में बादल फटने के बाद हुए नुकसान का जायजा लिया। किश्तवाड़ के छतरू इलाके में फ्लैश फ्लड से भारी नुकसान, मुगल मैदान इलाके में भारी भूस्खलन। फ्लैश फ्लड के बाद से सड़कें बंद, कई गाड़ियां और मवेशी भी बाढ़ की चपेट में आए। नौशहरा के नौनियर इलाके में देर रात घर में लगी आग, सारा सामान जलकर खाक, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। उधमपुर में अवैध शराब का धंधा करने वाला गिरफ्तार, उधमपुर पुलिस ने 170 क्वार्टर अवैध शराब बरामद की, उधमपुर पुलिस स्टेशन में आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज। कुपवाड़ा पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी की कोशिश नाकाम की, चरस के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार, मामले में जांच जारी। वीरभूमि का अविस्मरणीय दर्शन, सीमा पर एनसीसी कैडेट्स का दिन, बेटियों ने संभाली AK-203 राइफल, दिखाया जज्बा। उधमपुर के लिए अच्छी खबर, उधमपुर में हवाई अड्डा बहुत जल्द नागरिक उड़ानों का संचालन करेगा शुरू, व्यवस्थाओं को दिया जा रहा है अंतिम रूप। मेंढर के बनोला इलाके में भारी बारिश के चलते एक मस्जिद आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त, लगातार बारिश के कारण मस्जिद में पड़ी दरारें। अवंतीपोरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, त्राल में 8 जुआरियों को गिरफ्तार किया, सामाजिक अपराधों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी की। रियासी और कटरा में मौसम साफ, माता वैष्णो देवी यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा फिर से बहाल की गई। राजौरी में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत बीएसएफ ने 2 प्रतिष्ठित ग्रामीणों को सामुदायिक कल्याण और विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए नामित किया, डीआईजी बीएसएफ ने दोनों को सम्मानित किया। सांबा के सीमावर्ती इलाके में मिला पाकिस्तानी गुब्बारा, पुलिस ने गुब्बारे को कब्जे में लिया, पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। भूस्खलन के चलते मुगल रोड बंद होने से दर्जनों वाहन रास्ते में फंसे, पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचकर जाम खुलवाने में जुटे हुए हैं। और अब बढ़ते हैं आगे। आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक की बाइक राइड का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। बिना हेलमेट बाइक चलाने को लेकर उन पर एक्शन भी हो गया, इनका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन इस बीच बाइक राइड को लेकर विधायक महराज मलिक ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो अपलोड किया जिसे वो पद्दर का बता रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पद्दर से वापस लौटते वक्त सड़क पर कई यात्री फंसे मिले जिनके पास कोई गाड़ी नहीं थी, इसलिए संवेदना दिखाते हुए उन्होंने यात्रियों को अपनी गाड़ी में बिठाया। यात्रियों की संख्या ज्यादा होने की वजह से उनकी दोनों गाड़ियां पूरी तरह से भर गई थी, इसलिए उन्हें बाइक खुद चलाकर सफर करना पड़ा। महराज मलिक ने कहा है कि उन्हें ये संवेदना दिखाने की सजा मिली है। मैंने यात्रियों की मदद की
और बाइक चलाई लेकिन हेलमेट नहीं पहना, इसकी सजा मुझे दी गई। उन्होंने कहा कि कानून सबके लिए बराबर हो, सभी नेताओं और राजनेताओं पर भी यही सख्ती लागू होनी चाहिए। उनका कहना है कि उनकी तरफ से मदद की गई जिसकी उन्हें सजा मिली। तो ये आरोप कहीं ना कहीं सरकार पर लगते हुए नजर आए। हालांकि उन्होंने कहा कि लोगों की मदद कर रहे थे, जिसकी वजह से उनकी जो 2 गाड़ियां थी वो पूरी तरीके से फुल हो गई थी। उसके बाद उन्होंने सोचा कि वो बाइक से चले जाए, लेकिन हेलमेट उन्होंने नहीं पहना। उनका कहना है कि उनकी मदद पर ध्यान केंद्रित ना करके उनकी राइड पर ध्यान केंद्रित किया गया है और उन्हें उनकी अच्छाई की सजा दी। और अगर कानून है मुझ जैसे आदमी के लिए कि आपको हेलमेट पहनकर चलना चाहिए वरना चालान होगा, मतलब ये है कि मेरी जान की हिफाजत की फिक्र है। और आज मुझे पता चला कि बहुत सारे लोगों को कानून से ज्यादा मेरी जान की फिक्र हो रही है। अरे सरकार बनी है 8 महीने हो गए, जमीनी सतह पर आवाम के लिए पैसा वागुजार नहीं हुआ और तुम एक बात को इतना बढ़ा रहे हो। अब महराज बड़ा आदमी बन गया, कौन सा बड़ा? अरे कौन सा बड़ा? अरे अगर बड़ा होता तो शोकाज नोटिस नहीं निकालता, अगर बड़ा होता तो एमएलए बनने के बाद एफआईआर नहीं लगाते। आप यकीन मानो कि मैं वही आम आदमी हूं जिस आम आदमी के ऊपर लादा जाता है कानून, जिस पर थोपा जाता है और थोपने के बाद उसे लूटा जाता है, वही आम आदमी आज भी महराज है। और इस बात का अंदाजा आप कर लीजिए कि मैं वो नहीं हूं जिन नेताओं को तुमने देखा। क्या उनको आपने नहीं देखा इतनी लूट खसूट की, करोड़ों खरबों का रुपया बनाया, किसी कानून ने उनके गरेबां तक हाथ डाला? अरे नहीं डाला। जम्मू रेलवे स्टेशन पर आईईडी ब्लास्ट की धमकी मिली है, जिसके बाद जम्मू रेलवे स्टेशन अलर्ट मोड पर है। बीएसएफ ने आरएसपुरा में एक कबूतर पकड़ा जिसके पैर में कागज बंधा हुआ मिला, जिसमें जम्मू रेलवे स्टेशन पर आईडी विस्फोट लिखा हुआ है। बीएसएफ ने आरएसपुरा में ये कबूतर पकड़ा है, जिसके बाद से बीएसएफ ने जम्मू कश्मीर पुलिस को इसकी सूचना दे दी है। आरएसपुरा सेक्टर में कबूतर पकड़े जाने के बाद से जम्मू रेलवे स्टेशन के आसपास आपको बता दें कि सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस और सुरक्षा बल रेल यात्रियों की तलाशी ले रहे हैं। पहचान पत्र देखने के बाद ही रेलवे स्टेशन में एंट्री दी जा रही है। सबके सामान की तलाशी ली जा रही है, सबके पहचान पत्र देखे जा रहे हैं, क्योंकि कबूतर के पैर में एक धमकी भरा लेटर था जिसमें साफ साफ लिखा गया था कि जम्मू स्टेशन रेलवे स्टेशन को आईडी ब्लास्ट की धमकी मिली थी, उसे बम से उड़ाने के लिए उस लेटर में साफ तौर पर लिखा गया था। बीएसएफ ने बॉर्डर पर वो कबूतर पकड़ लिया, जिसके बाद से तलाशी अभियान लगातार तेज है। लोगों को पहचान पत्र देखने के बाद ही अंदर जाने की एंट्री दी गई, उनके सामान की तलाशी ली जा रही है। आरएसपुरा में बीएसएफ ने ये कबूतर पकड़ा है। आपको बता दें कि आए दिन इस तरह की घटिया वाहियात हरकतें पाकिस्तान की तरफ से की जाती हैं और इस तरह की धमकी भरे लेटर भेजे जाते हैं। बीएसएफ ने जम्मू कश्मीर रेलवे स्टेशन की इस धमकी के बाद से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। हम इस वक्त जम्मू रेलवे स्टेशन पर हैं और जम्मू रेलवे स्टेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे सिक्योरिटी को मजीद सख्त कर दिया गया है। ये हमारे पीछे आप देख सकते हैं, ये जम्मू रेलवे स्टेशन है और सिक्योरिटी को बीफ अप कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस और बाकी जितने भी सिक्योरिटी पैरामिलिट्री फोर्सेस है वो जबरदस्त यहाँ पे चेकिंग कर रहे हैं। उसका रीजन यहाँ पे ये है कि क्योंकि कुछ दिन पहले कहा जा रहा है कि बीएसएफ ने, जो कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, उन्होंने आरएसपुरा सेक्टर में एक कबूतर को पकड़ा था और कबूतर के पकड़ने के बाद जब वहां देखा तो एक लेटर उसके साथ चिपकी हुई थी उस कबूतर के साथ, और इस लेटर में कहा गया था, इसमें एक धमकी दी गई थी कि जम्मू रेलवे स्टेशन जो है उसको आईडी से उड़ा दिया जाएगा, आईडी ब्लास्ट किया जाएगा। एक्चुअली जम्मू रेलवे स्टेशन पे जो बीएसएफ के सूत्र कह रहे हैं वो उनके मुताबिक ये उर्दू में लिखा गया था फ्रेज, और उर्दू में ये रिटन किया गया था और धमकी भरा जो पत्र है उसमें उर्दू में ये लिखा गया था कि आईडी जो है आईडी ब्लास्ट के जरिए जम्मू रेलवे स्टेशन को उड़ाया जाएगा। तो उस धमकी के बाद जब बीएसएफ ने ये पिजन पकड़ा तो जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले किया गया, जो लेटर था उसको हवाले किया गया जम्मू कश्मीर पुलिस को, और उसके बाद रेलवे पुलिस भी हरकत में आ गई है और उसके बाद मजीद सख्त कर दिया गया है जितनी भी सिक्योरिटी के अपैरेटस हैं रेलवे स्टेशन पर। और आप देख सकते हैं जितने भी पुलिस के लोग हैं वो पूरा जो है हर एक यात्री जो यहाँ पे पहुंच रहा है या कोई भी आदमी पहुंच रहा है उसकी
प्रॉपर चेकिंग की जा रही है, उनके बैग्स को खंगाला जा रहा है, आइडेंटिटी कार्ड्स को चेक किया जा रहा है और जगह जगह पे नाके लगाए गए हैं। जम्मू रेलवे स्टेशन पर, जम्मू रेलवे स्टेशन के अंदर जो प्लेटफॉर्म है वहां पे भी नाके लगाए गए और देखिए पूरा प्रॉपर रेलवे स्टेशन पे आइडेंटिटी कार्ड्स को चेक करने के बाद ही यात्रियों को आगे आने की इजाजत दी जा रही है। बैग्स को भी पूरी तरह से खंगाला जा रहा है और जिस तरह मैंने कहा कि जम्मू रेलवे स्टेशन को जो पहली एंट्री है उसके वहां से लेकर जो जम्मू रेलवे स्टेशन के अंदर के जो प्लेटफॉर्म है जगह जगह पे तलाशी ली जा रही है पैसेंजर्स को, चाहे वो यात्री हों, टूरिस्ट हों या आम लोग जो पैसेंजर हैं उनको भी, उनकी भी तलाशी ली जा रही है और उसके बाद ही उनको अंदर या फिर जम्मू रेलवे स्टेशन से बाहर आने की इजाजत दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं अगर हम जम्मू रेलवे स्टेशन की बात करें तो पहले भी यहाँ पे कई बार धमकी भरे पत्र मिले हैं, धमकी भरे लेटर्स सिक्योरिटी एजेंसीज को मिले हैं और कहीं ना कहीं जम्मू रेलवे स्टेशन हो, जम्मू बस स्टैंड हो, जम्मू के जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं, जो प्रोमिनेंट बिल्डिंग्स हैं, चाहे रघुनाथ टेम्पल है या बाकी जो रिलीजियस प्लेसेस हैं या प्राइवेट प्लेसेस हैं या पब्लिक प्लेसेस हैं, हमेशा ही आतंकवादियों के थ्रेट में रहे हैं, आतंकवादियों के निशाने पर रहे हैं और फिर एक बार अब जम्मू रेलवे स्टेशन पर जिस तरह से धमकी भरा पत्र मिला है जम्मू रेलवे स्टेशन को जो नुकसान पहुंचाने का, यहाँ पे धमाके करने का, तो उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस कोई भी जोखिम नहीं ले रही है और सिक्योरिटी जिस तरह मैंने कहा जो मेजर्स हैं उनको मजीद बीफ अप कर दिया गया पूरे जम्मू रेलवे स्टेशन के साथ साथ जो बाकी सेंसिटिव एरियाज हैं, बिल्डिंग्स हैं, प्राइवेट बिल्डिंग्स हैं, आर्मी की बिल्डिंग्स है, पुलिस की बिल्डिंग्स है या बस स्टैंड हो या बाकी एयरपोर्ट हो, हर जगह पे जबरदस्त सिक्योरिटी के मजीद इंतजाम किए गए हैं। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू रेलवे स्टेशन जम्मू। और फिलहाल वक्त एक बेहद छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH। पेट सपा। आज से श्रीनगर में डल झील पर खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का होगा आगाज। देश भर से 500 से ज्यादा खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। किश्तवाड़ के चसूती हादसे में मौत का आंकड़ा बढ़कर 67 हुआ। 38 लोग अभी भी लापता। रेस्क्यू ऑपरेशन में विलेज डिफेंस गार्ड्स को उतारा गया। जम्मू कश्मीर में बादल फिर बन सकते मुसीबत। कल से 26 अगस्त तक कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना। कठुआ में बादल फटने के बाद भी हालात सामान्य नहीं। सड़क से मलबा हटाने का काम अभी भी जारी। डिविजनल राष्ट्र निर्माण में महिलाएं बंधन और बेड़ियां तोड़कर मिसाल पेश कर रही हैं। नेटवर्क 18 के कार्यक्रम श्री शक्ति में आज कई दिग्गज महिलाओं ने अपने अनुभव साझा किए। फर्स्ट पोस्ट की मैगजीन एडिटर पलकी शर्मा ने इस मौके AFMC की डायरेक्टर जनरल वाइस एडमिरल आरती सरीन से खास बातचीत की। Good afternoon, everyone. I have to say it's very inspiring to see a pathbreaker in uniform on this stage today. Doctor, Commander, Mentor. I want you to once again welcome our guest, Surgeon Vice Admiral Aarti Sareen, AVSM, VSM Director General of the Armed Forces Medical Services. A big round of applause. Welcome to Shri Shakti, ma'am. Thank you so much, Palki. You've had a remarkable journey, becoming the first woman to head the Armed Forces Medical Services. Can you take us back to the day when you began this journey, when you donned the uniform, and what was that moment like for you? I used to don the uniform partially. I have a picture when I was 4 years old with my dad's beret on my head. But the day I donned the uniform was when I passed out of the Armed Forces Medical College, the passing out parade. It was a very proud day for all of us because you complete your MBBS, you become a doctor, but not only do you become a doctor, you become an officer. So I wore my first uniform at that time. It was the army uniform. So I proudly wore my uniform that day. And that was the day. That was the day I wore my uniform the first time. And it was a very proud moment because it gave me an opportunity to, as a doctor itself, you serve people. But, as a doctor and a soldier, you get to serve the nation and you get to look after people. So I think that was a great opportunity and it was a very, very defining moment for me.
And why did you choose this path? Is it because of the influence you had at home, your father, your brother in the Navy, or was there something else that drove you towards this? I grew up, I have a service legacy. My father was in the Navy. My brother also joined the Navy, but we were both growing up together in the environment of the Indian Navy. A lot of time spent in Visakhapatnam. My school was highly influenced by the naval culture, by our sports days, everything that, the march pasts and the uniform, everything was very, very, very service-like. I was influenced by that. I also wanted to be a doctor. And the year I kind of was applying for medicine, Armed Forces Medical College was #1. And everybody wanted to join that. We were just discussing PMT exams before that. And I thought this would be the best opportunity. My father was very proud of me because he was secretly hoping that I would choose. I got into many other colleges, but I chose that because simply I think I wanted to wear the uniform and also be a doctor. And that kind of added both together and, I was there. How wonderful. And I also met some people from my college because of being in the service. There were 2 of these young lady doctors who had just come in, and I saw them in their uniforms and the way they were conducting themselves. I thought, this is what I want to be. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सांबा बस हादसे पर दुख जताया, साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की गई है और हर संभव मदद का आश्वासन उनकी तरफ से दिया गया है। सांबा में यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई। टायर फटने से ये हादसा पेश आया, जिसमें एक श्रद्धालु की मौत भी बताया जा रहा है कि हो गई है, जबकि 40 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं, जिसमें से 8 लोगों की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है, जिन्हें एम्स विजयपुर रेफर कर दिया गया है। तो बस पलटी और एक श्रद्धालु की मौत हो गई। सीएम ने इस घटना पर हर संभव मदद का लोगों को भरोसा दिया। सांबा बस हादसे में 40 लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आई है, जबकि बताया जा रहा है कि 8 लोग गंभीर रूप से इस हादसे में घायल हुए हैं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की उमर अब्दुल्ला ने कामना की है और कहा गया है कि उनको हर संभव मदद दी जाएगी। इस वक्त हम मौजूद हैं जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे के जतवाल इलाके में और बात की जाए आज सुबह तकरीबन 3:30 बजे एक हादसा जो है वो पेश आता है और जतवाल इलाके में जो एक श्रद्धालुओं से भरी हुई बस जो कि वैष्णो देवी और शिवखोड़ी के लिए जा रही थी, जो कि पंजाब की तरफ से आ रही थी, वो हादसे का शिकार होती है। ये आप साफ तौर पे तस्वीरों में दिख पा रहे होंगे, ये ही वो बस है जो उत्तर प्रदेश के अमरोहा से जो लगभग अगर हम बात करें तो 18 तारीख को एक तीर्थ यात्रा के लिए निकलती है और हिमाचल में जितने भी तीर्थ स्थान हैं, चामुंडा देवी जहाँ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में जितने भी तीर्थ स्थान है, वहाँ से होके हुए जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी और साथ ही साथ शिवखोड़ी के लिए जब ये श्रद्धालु पहुँच रहे थे, रात का समय था 3:30 बजे, अचानक इस बस का जो जानकारी हमें मिल पा रही है, इस बस का जो है वो टायर फटता है और टायर फटने के कारण ये बस जो है ड्राइवर जो है अनियंत्रित हो जाती है बस, और उसके बाद हाईवे के दोनों तरफ काम चल रहा है और दोनों तरफ पुली के नीचे लगभग 30 फुट नीचे ये बस जो है आके गिर जाती है और जिसके बाद स्थानीय जो पुलिस और साथ ही साथ स्थानीय प्रशासन जो है वो मौके पे पहुंचता है और बचाव कार्य जो है वो शुरू किया जाता है और जिसके बाद लोगों को जहां से श्रद्धालुओं को जहां से निकाला जाता है और उन्हें जिला अस्पताल सांबा भेजा जाता है। वहां एक श्रद्धालु की जो है वो मौके पर ही मौत हो जाती है, जिसका नाम इकबाल बताया जा रहा है, जिसकी उम्र लगभग 28 साल बताई जा रही है और अमरोहा का रहने वाला है। और वहीं अगर हम बात करें, इसमें 40 श्रद्धालु जो है वो गंभीर रूप से घायल हैं, जिसमें छोटे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग भी मौजूद थे। और रात के समय मैं पहले आपको दृश्य दिखाना चाहूँगा, ये देख सकते हैं किस तरह का मंजर रहा होगा तब जब ये रात के समय सुबह 3:30 बजे बस जो है वो नीचे गिरती है। आप साफ तौर पे ऊपर देख पा रहे होंगे, पुलिस यहाँ पर मौजूद है, स्थानीय लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं और वहाँ से बस जो है वो नीचे गिरती है लगभग 30 फुट नीचे। हम पुली के नीचे मौजूद हैं, दोनों तरफ कार्य चल रहा है,
है जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पे, और जब बस यहाँ गिरती है तो अफरा तफरी का माहौल जो है बन जाता है। चीख पुकार जहाँ शुरू हो जाती है, उसके बाद प्रशासन, पुलिस और साथ ही साथ स्थानीय लोग जहाँ पहुँचते हैं, बचाव कार्य शुरू करते हैं। और साफ तौर पर आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे दोनों पुलों के बीच किस तरह बस जो है वो फंसी हुई है। हालांकि अगर हम बात करें तो यही जानकारी मिल पा रही है कि बस का जब टायर फटा, बस जो है वो ड्राइवर से अनिरंतर होकर इस तरफ जो है वो नीचे गिर जाती है, जिसके बाद ये हादसा जो है पूरा पेश आता है। और श्रद्धालुओं ने भी हमसे बात करते हुए ये बताया कि वो 18 तारीख को अपने डिस्ट्रिक्ट से यानी अमरोहा से उत्तर प्रदेश से निकले थे और जगह जगह वो जो दर्शन के लिए पहुंचे थे, और आज वो जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी और वहाँ पे शिवखोड़ी में उन्होंने जाना था, लेकिन रात को ही हादसा जो पेश आता है। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और इस मामले को लेके जांच जो है वो पुलिस की तरफ से की जा रही है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर। श्रीनगर के टैगोर हॉल में मानव तस्करी के खिलाफ एक बड़ा सम्मेलन हुआ। ये कार्यक्रम जम्मू कश्मीर पुलिस की क्राइम ब्रांच और गृह मंत्रालय ने मिलकर किया है। इसमें अधिकारी, एनजीओ और छात्र शामिल हुए हैं। डीजी स्पेशल कोऑर्डिनेशन जावेद मुस्तबा जिलानी भी मौजूद रहे। इस दौरान इस सम्मेलन का मकसद लोगों को मानव तस्करी के बारे में जागरूक करना और इसे रोकने के लिए मिलकर काम करने पर जोर देना था। पुलिस और गृह मंत्रालय ने ये कार्यक्रम मिलकर कराया है और मानव तस्करी के खिलाफ लोगों को जागरूक करना इस कार्यक्रम का खास तौर पर मकसद रहा। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग कॉन्फ्रेंस के दौरान मानव तस्करी के खिलाफ ये बड़ा सम्मेलन किया गया और लोगों को जागरूक किया गया। टैगोर हॉल में एंटी ट्रैफिकिंग को लेके क्राइम ब्रांच जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। इसमें साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ताउन रहा। एम और ऑब्जेक्टिव यही था कि जो इस वक्त नए जो लॉज बने हैं बीएनएस के, उसके तहत किस तरह से इस वक्त ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है पूरे जम्मू कश्मीर में और किस तरह से इस पर रोकथाम लगाई जा सकती है। कई सारे रिप्रेजेंटेटिव्स, एनजीओज आज सामने थे और साथ ही साथ डीजी स्पेशल कोऑर्डिनेशन जावेद मुस्तफा गिलानी भी मौजूद थे और थारो डिस्कशन हुआ कि किस तरह से बीएनएस के तहत अब कोई भी इंसान जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में मुलविस हो, इन्वॉल्व हो या किसी भी तरीके की इन्वॉल्वमेंट पाई गई, किस तरह से उन पे नए बीएनएस के तहत कानूनी कार्रवाई होगी। न्यूज़ 18 के लिए खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफीर। मचैल माता यात्रा को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने सशक्त गवर्निंग बॉडी बनाए जाने की मांग की। वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने कहा है कि यात्रा प्रबंधन के लिए एक सशक्त गवर्निंग बॉडी बनाई जानी चाहिए, क्योंकि मचैल माता यात्रा का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में एक उच्च स्तरीय प्रबंधन निकाय गठित किया जाए जिससे यात्रा का संचालन और भी बेहतर तरीके से हो सके और यात्रियों को सुविधाजनक माहौल दिया जा सके। सशक्त गवर्निंग बॉडी बनाने की ये बड़ी मांग, क्योंकि मचैल माता यात्रा का जो महत्व है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि तमाम लोगों का ये भी कहना है कि ये यात्रा ना केवल एक स्पेसिफिक जगह की रह के बल्कि पूरे हिंदुस्तान में भी काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो इस वक्त बड़ी खबर का रुख करते हैं। जम्मू में भारत और पाकिस्तान को लेकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास एक संदिग्ध ड्रोन देखा गया है। गजनसू मड इलाके में ये संदिग्ध ड्रोन देखा गया। बड़े पैमाने पर इस ड्रोन के दिखने के बाद से तलाशी अभियान जो है वो शुरू कर दिया गया है। गजनसू मड इलाके में ये ड्रोन देखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ये ड्रोन देखा गया, तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है और पता लगाया जा रहा है कि आखिरकार ये ड्रोन कहां से आया है। हालांकि आपको बता दें कि गजनसू मड इलाके में इस ड्रोन को देखा गया है, जिसके बाद से अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है और देखा जा रहा है कि आखिरकार ये संदिग्ध ड्रोन आया कहां से है। बॉर्डर इलाके पर ये ड्रोन देखा गया। तस्वीरें आपके सामने हैं। इस संदिग्ध ड्रोन की तस्वीरें हम आपको न्यूज़ 18 डे के पर सबसे पहले दिखा रहे हैं। तलाशी अभियान इस ड्रोन के दिखने के बाद से तेज है और सुरक्षा बल ये पता लगाने में जुटे हुए हैं कि आखिरकार ये ड्रोन किस दिशा से आया गया है और इसका मकसद क्या है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता समीर भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। समीर, पता चला ये बॉर्डर पर दिखा है, कौन से देश की तरफ से ये ड्रोन भेजा गया और क्या कुछ सोचकर इस तरह की गतिविधि हुई?
देखिए, गजनसू एरिया जो कि है वो इंटरनेशनल बॉर्डर है, हमारे एरिया में पड़ता है, इंडो पाक बॉर्डर है। वहाँ एक ड्रोन स्पॉट किया गया है और जाहिर तौर पर अब सिक्योरिटी एजेंसीज ये पता कर रही है कि आखिर ये ड्रोन कहाँ से आया। ऑब्वियसली ये ड्रोन पाकिस्तान से आया होगा, लेकिन अब सबसे बड़ा जो चीज है कि क्या कोई स्पॉट किया गया है, कोई एमिनेशन से फेंका गया है, या क्योंकि एयर ड्रॉपिंग पहले से ड्रोन के जरिए एमिनेशन की हुई है, बहुत सारा जो चीजें हैं वो फेंकी गई है, पहले से एयर ड्रॉपिंग हुई है ड्रोन के जरिए। लेकिन अब दोबारा से ये पता किया जा रहा है कि आखिर गजनसू में जो ये ड्रोन जो स्पॉट किया गया, क्या उसने कोई मटीरियल या कोई एमिनेशन, आर्म्स और एमिनेशन जो है वो फेंका गया उसकी तरफ से। क्योंकि पाकिस्तान अगर देखें तो पिछले कई सालों से लगातार ड्रोन के जरिए इंटरनेशनल बॉर्डर पे, चाहे हमने देखा यहाँ सांबा हो, कठुआ हो, इसी तरह से बाकी एरियाज में भी ड्रोन के जरिए उन्होंने कई जगहों पे आर्म्स और एमिनेशन ड्रॉप की है ड्रोन के जरिए। तो सिक्योरिटी एजेंसी अब इस चीज में लगी हुई है कि क्या कोई ऐसी एयर ड्रॉपिंग तो नहीं हुई है कहीं पे। तो इसीलिए तलाशी अभियान जो है चप्पे चप्पे पे शुरू किया गया है। पूरा जो एरिया है जो इस तरीके में हमारी एरिया में हमारा एरिया गजनसू एरिया जो ये पूरा बेल्ट है बॉर्डर का, तो वहाँ पे तलाशी अभियान शुरू किया गया है। और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान जो है वो कभी भी बाहर नहीं आता अपनी नापाक हरकतों से, अपनी इंटरफेरेंस डिजाइन से, और लगातार उसकी ये कोशिश होती है कि इन्फिल्ट्रेशन के जरिए वो भारत में अपने ट्रेंड आतंकवादियों को भेजे। लेकिन जब वो देखता है कि कई जो इंटरनेशनल जो बॉर्डर पे चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल हो या इंटरनेशनल बॉर्डर पे सिक्योरिटी के बंदोबस्त भारत की तरफ से, समीर, सही कहना है आपका। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से कभी पास तो आता नहीं है, इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, इस तरह की गतिविधियां वो करता रहता है। फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बेहद शुक्रिया। तो आपको बता दें कि तलाशी अभियान इस ड्रोन के दिखने के बाद से शुरू कर दिया गया है और हमारे सुरक्षा बल तैनात हैं। फिलहाल इस